सैकड़ों साल पहले इंसानों ने धरती के लगभग सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म कर दिए थे। दुनिया में लड़ाइयां और तबाही फैल गई थी। तब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने बची हुई सभ्यता को बचाने के लिए एक खास तरह के ऑर्किड बनाए, जो नई ऊर्जा का स्रोत बन गए। लेकिन इंसानों की लड़ाइयां फिर भी नहीं रुकी। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक और सिस्टम बनाया, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। हर इंसान को 16 साल की उम्र में एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ता था, जो उसे उसकी सबसे परफेक्ट शक्ल में बदल देता था। ऐसे लोगों को प्रिटीज कहा जाता था। वे शहर में खुशहाल जिंदगी जीते थे, इसलिए वहां कोई झगड़ा नहीं होता था। जबकि जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ होता, उन्हें अगलीज कहा जाता और वे अलग डॉर्म्स में रहते थे। टैली भी बेसब्री से अपने 16वें जन्मदिन का इंतजार कर रही थी। वह अक्सर मिरर ऐप में अपना चेहरा देखकर सोचती कि ऑपरेशन के बाद वह कैसी लगेगी। उसका सबसे अच्छा दोस्त पेरिस था। बचपन से दोनों एक दूसरे को मजाक में अलग अलग नामों से बुलाते थे। रात को कर्फ्यू के दौरान वे छिपकर पुल तक जाते और खास चश्मों से शहर में पार्टी करते प्रिटीज को देखते। अब टैली के 16 साल होने में 3 महीने बाकी थे, लेकिन पेरिस उससे बड़ा था और अगले दिन उसका ऑपरेशन होने वाला था। दोनों के हाथों पर एक जैसा निशान था और उन्होंने वादा किया कि ऑपरेशन के बाद भी उसे नहीं हटवाएंगे। तभी एक पेट्रोल ड्रोन वहां पहुंच जाता है, इसलिए दोनों जल्दी से वापस भाग जाते हैं। अगले दिन असेंबली में टैली कुछ स्टूडेंट्स को द स्मोक नाम की रहस्यमयी जगह के बारे में बात करते सुनती है। कहा जाता था कि शहर से भागे हुए लोग वहां रहते हैं और उनका लीडर डेविड नाम का लड़का है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। तभी गवर्नर केबल का होलोग्राम दिखाई देता है और वह सबको परफेक्ट बनने की अहमियत समझाती है। फिर 16 साल पूरे कर चुके बच्चों को बुलाया जाता है। टैली पेरिस को अलविदा कहती है और उससे 1 महीने बाद पुल पर मिलने का वादा लेती है। उस रात टैली शहर के ऊपर हो रही आतिशबाजी देखते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है जब पहली बार उसकी मुलाकात पेरिस से हुई थी। उसके माता पिता उसे डॉर्म्स में छोड़कर गए थे और पेरिस उसके पीछे लाइन में खड़ा था। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए थे। एक दिन गलती से पेरिस के हाथ में कट लग गया और टैली ने भी वही निशान बना लिया, ताकि उनकी दोस्ती हमेशा याद रहे। दिन गुजरते जाते हैं। टैली रोज क्लास जाती, मिरर में खुद को देखती और पेरिस के मैसेज का इंतजार करती रहती। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी कोई संदेश नहीं आता। आखिरकार वह अपनी रिंग से खिड़की हैक करके बाहर निकलती है और ट्रैकर से बचने के लिए रिंग वहीं छोड़ देती है। वह चुपके से पुल तक पहुंचती है, लेकिन वहां पेरिस नहीं होता। परेशान होकर टैली रस्सी की मदद से पुल के नीचे लटकते हुए शहर तक पहुंच जाती है। वहां वह पौधों के पीछे छिपकर घूमती है। तभी एक पार्टी में किसी का मास्क गिर जाता है। टैली उसे पहन लेती है और अचानक उसके शरीर पर एक शानदार होलोग्राम ड्रेस दिखाई देने लगती है। अब वह आसानी से पार्टी में घुस जाती है। शहर की चमक दमक देखकर वह हैरान रह जाती है। आखिरकार उसे पेरिस मिल जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। वह टैली को पहचान तक नहीं पाता। जब टैली मास्क हटाकर उससे सवाल करती है, तो पेरिस कहता है कि अब सब कुछ बदल चुका है और वह खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। टैली को उसकी बातें सुनकर गहरा झटका लगता है। तभी उसकी नजर पेरिस के हाथ पर जाती है और उसे एहसास होता है कि उनका पुराना निशान भी गायब हो चुका है। उसी वक्त सिक्योरिटी सिस्टम टैली को पकड़ लेता है और गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते टैली एक बालकनी में फंस जाती है। वहां से बचने के लिए वह एक बंजी जैकेट चुरा लेती है और नीचे छलांग लगा देती है। लंबी गिरावट के बाद जैकेट उसे सुरक्षित जमीन पर उतार देती है। फिर वह पुल के नीचे से निकलकर शहर से बाहर भाग जाती है। लेकिन तभी उसके पैर से एक पत्थर पानी में गिर जाता है और एक ड्रोन उसे पकड़ने पहुंच जाता है। अचानक उसकी क्लासमेट शाय वहां आ जाती है। वह टैली को अपने होवरबोर्ड पर बैठाकर तेज रफ्तार में वहां से निकाल लेती है। ड्रोन उनका पीछा करता है, लेकिन शाय खतरनाक मोड़ों और जंगल के रास्तों से उसे चकमा दे देती है। टैली उसकी मदद के बदले किचन से चोरी करके स्नैक्स लाती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। वे अपने अकेलेपन और दोस्तों के दूर हो जाने की बातें शेयर करती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है। यह सोचकर दोनों खुश हो जाती हैं कि वे साथ में प्रिटी बनेंगी। अगले दिन शाय टैली को होवरबोर्ड चलाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन टैली तुरंत गिर जाती है। स्कूल में टैली हैरान रह जाती है जब कुछ लड़कियां शाय को एक पुरानी किताब लौटाती हैं, क्योंकि अब किताबें लगभग खत्म हो चुकी थीं। उस किताब में जंगलों और प्रकृति में जीने की बातें लिखी थीं। सब सोचने लगते हैं कि शायद द स्मोक भी ऐसा ही होगा। टैली किताब उधार ले लेती है, लेकिन जब बाकी लड़कियां पिछली रात के उसके स्टंट की तारीफ करती हैं तो उसे गुस्सा आता है। उसे डर था कि कहीं नियम तोड़ने की वजह से उसका ऑपरेशन कैंसिल ना हो जाए। लेकिन शाय उसे समझाती है कि सिस्टम हर किसी को प्रिटी बनाना चाहता है। समय बीतता जाता है। टैली किताब पढ़ती रहती है, लेकिन उसके सपनों में अब भी ऑपरेशन ही चलता रहता है। दूसरी तरफ शाय उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाती रहती है और बदले में टैली अपनी हैकिंग स्किल से एक्स्ट्रा खाना लाती रहती है। एक दिन टैली शाय को अपने प्रिटी डिजाइन्स दिखाती है, लेकिन शाय बताती है कि उसने कभी अपना अकाउंट बनाया ही नहीं। असल में वह ऑपरेशन को लेकर उत्साहित ही नहीं थी। धीरे धीरे टैली भी होवरबोर्ड अच्छी तरह उड़ाना सीख जाती है और दोनों खतरनाक रैंप्स पर स्टंट करके मजे करने लगती हैं।
जब टैली किताब वापस करती है तो वह कहती है कि काश वह भी उस खूबसूरत प्राकृतिक दुनिया को देख पाती। तभी शाय मुस्कुराकर कहती है कि शायद ऑपरेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन टैली को उसकी ये बात पूरी तरह पागलपन लगती है। अचानक शाय डी स्मोकी का जिक्र करती है और टैली को जंगल की सीमा तक ले जाती है। दोनों अपनी रिंग्स पेड़ों की शाखाओं पर छोड़ देती हैं और होवर बोर्ड पर नदी पार करके बॉर्डर के उस पार पहुंच जाती हैं। कुछ देर बाद वे एक पुराने खंडहर बने शहर में पहुंचती हैं। वहां शाय टैली को बीते जमाने की चीजों के बारे में बताती है, जैसे रोलर कोस्टर और पुरानी दुनिया की तकनीक। फिर शाय उसे एक टूटी हुई इमारत में ले जाकर सच बता देती है। द स्मोक सच में मौजूद है और डेविड जल्द ही वहां आने वाला है। शाय साफ कहती है कि वह सर्जरी नहीं करवाएगी और आज रात ही शहर छोड़ देगी। वह चाहती थी कि टैली भी उसके साथ चले, लेकिन टैली मना कर देती है। वह कहती है कि उसे आजादी नहीं बल्कि प्रिटी बनना है। निराश शाय उसे द स्मोक तक पहुंचने के रास्ते बताती है, ताकि अगर कभी उसका मन बदले तो वह वहां आ सके। फिर वह टैली को गले लगाकर अपने होवरबोर्ड पर बैठती है और दूर जलती हुई आग के संकेत की तरफ चली जाती है, जो शायद डेविड का निशान था। अगले दिन टैली का जन्मदिन होता है। वह खुशी खुशी सर्जरी के लिए क्लिनिक पहुंचती है, लेकिन वहां बाकी सबको बुलाया जाता है, सिर्फ उसे छोड़कर। तभी एक गार्ड उसे एयरक्राफ्ट में बैठाकर डॉक्टर केबल के पास ले जाता है। केबल बताती है कि शायद गायब हो चुकी है। टैली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन केबल के सामने लगे स्क्रीन पर उसकी बॉडी रीडिंग दिखा रही थी कि वह झूठ बोल रही है। केबल दावा करती है कि डेविड लोगों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें जबरदस्ती अपने पास रखता है, लेकिन टैली फिर भी कुछ नहीं बताती। इसलिए उसे बिना सर्जरी के वापस डॉर्म भेज दिया जाता है। उस रात अचानक खिड़की पर आवाज आती है। टैली हैरान रह जाती है जब पेरिस वहां दिखाई देता है। टैली उसे सब कुछ बताती है और पेरिस कहता है कि उसे केबल को सच बता देना चाहिए ताकि दोनों फिर से साथ रह सकें। अगले दिन टैली को दोबारा केबल के पास ले जाया जाता है। इस बार केबल कहती है कि डेविड शहर पर हमला करने के लिए हथियार बना रहा है, इसलिए वह चाहती है कि टैली दी स्मोक में जाकर जासूसी करे। बदले में अगर मिशन सफल हुआ तो उसे सर्जरी मिल जाएगी। टैली मजबूरी में मान जाती है। केबल उसे एक खास नेकलेस देती है जो उसकी आंखों में चमकता है। उसे निर्देश मिलता है कि जैसे ही हथियार की जगह पता चले वह नेकलेस एक्टिवेट कर दे। इसके बाद टैली शाय के दिए हुए रास्तों पर निकल पड़ती है। वह पुराने रोलर कोस्टर ट्रैक पर होवरबोर्ड चलाती हुई आगे बढ़ती है। कुछ देर बाद रास्ते में एक बड़ा गैप आता है और वह जंगल में गिर जाती है, लेकिन एक फोर्स फील्ड उसे बचा लेता है। वहां उसे पुराने रेलवे ट्रैक मिलते हैं जिनका पीछा करते हुए उसे दी स्मोक तक पहुंचना था। अगले कुछ दिनों तक टैली जंगल में वैसे ही जीना सीखती है जैसे उसने किताब में पढ़ा था। पहली बार वह प्रकृति को इतने करीब से महसूस करती है। वह पहाड़ भी चढ़ती है और सफर जारी रखती है। रास्ते में एक विशाल खाई आती है जहां रेलवे ट्रैक बीच से टूटे हुए थे। टैली दोबारा होवरबोर्ड इस्तेमाल करती है और लंबी छलांग लगाती है। बीच हवा में बोर्ड बंद हो जाता है और वह तेजी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले बोर्ड दोबारा चालू हो जाता है और वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब उसे निर्देश के मुताबिक फूलों के मैदान में इंतजार करना था। इधर केबल अपने ऑफिस में पेरिस को बुलाती है। वह बताती है कि उसी ने उसे उस रात टैली के पास भेजा था। पेरिस मानता है कि शहर में रहकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग फिर से साफ सोच पा रहा हो। तभी केबल उसे एक नए खास ऑपरेशन का ऑफर देती है जिसमें शरीर को और भी ताकतवर बनाया जाएगा। पेरिस खुशी खुशी मान जाता है। रात में टैली धुएं की वजह से खांसते हुए जागती है। पूरा फूलों का मैदान आग में जल रहा था। वह घबरा जाती है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी उसे बचाकर वहां से ले जाता है। यही डेविड था। डेविड तुरंत टैली और उसके सामान को स्कैन करता है ताकि कोई ट्रैकर ना हो। उसे होवरबोर्ड में छिपा ट्रैकर मिल जाता है जिसे वह निकाल देता है, लेकिन नेकलेस स्कैन में पकड़ में नहीं आता। उसी समय केबल के लोगों को ट्रैकर हटने का सिग्नल मिल जाता है और वे इलाके में खोज शुरू कर देते हैं। सुबह डेविड और टैली एक स्मोक आउटपोस्ट पहुंचते हैं जहां टैली की मुलाकात फिर से शाय से होती है। शाय उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन क्रॉय नाम का लड़का उस पर शक करता है। रात को कैंप के दौरान शाय नेकलेस के बारे में पूछती है तो टैली झूठ बोल देती है कि यह पेरिस का गिफ्ट है। टैली हैरान थी क्योंकि केबल के मुताबिक शाय खतरे में थी, लेकिन यहां वह सच में खुश दिख रही थी। टैली अपनी चिंता जताती है जिससे शाय को लगता है कि वह उसे वापस शहर ले जाने आई है। दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन आखिर में टैली तय करती है कि वह द स्मोक को एक मौका देगी। अगले दिन टैली को पता चलता है कि दी स्मोक वाले जानबूझकर आग लगाते हैं ताकि उन ऑर्किड्स को जला सकें, जो असल में जहरीले हैं और जहां उगते हैं वहां की जमीन बर्बाद कर देते हैं। टैली को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे हमेशा बताया गया था कि यही फूल दुनिया की साफ ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन डेविड सच बताता है कि सरकार लोगों से झूठ बोल रही है और ये फूल धीरे धीरे पूरी धरती को बंजर बना रहे हैं। डेविड उसे सबूत दिखाने के लिए मिशन पर ले जाना चाहता है। क्रॉय इसका विरोध करता है, लेकिन शाय टैली पर भरोसा जताती है। उनके पास एक पुराना हेलीकॉप्टर था जिसे सोलर पैनल से ठीक किया गया था। उड़ान के दौरान टैली उन इलाकों को देखती है जहां पहले ऑर्किड उगते थे।
अब वहां सिर्फ रेगिस्तान बचा था। शाय फ्लेम थ्रोवर से ऑर्किड्स को जलाने लगती है। तभी क्रॉय के टैबलेट पर अलर्ट आता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। डेविड हेलीकॉप्टर को नीचे धुएं में छिपा देता है। अचानक झटके से शाय रस्सी से गिर जाती है। उधर केबल के स्काउट्स करीब आ रहे थे। टैली तुरंत एक बैग रस्सी के सिरे पर बांधकर नीचे फेंकती है और खुद रस्सी से नीचे उतर जाती है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगता है, जबकि टैली आग के बीच शाय को ढूंढती है। काफी कोशिश के बाद वह उसे ढूंढ लेती है। तभी एक स्काउट करीब आता है, लेकिन टैली आग में जलता हुआ बैग उसकी तरफ फेंक देती है। फिर दोनों लड़कियां रस्सी पकड़ लेती हैं और हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर उड़ जाता है, ठीक उससे पहले जब स्काउट उस पर चढ़ने वाला था। वापस लौटने के बाद क्रॉय कहता है कि स्काउट्स को उनकी लोकेशन सिर्फ टैली की वजह से मिली होगी, लेकिन शाय उसका बचाव करती है। डेविड भी कहता है कि जो इंसान द स्मोक इम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। उस रात टैली सो नहीं पाती। उसे बार बार केबल की बातें याद आती हैं और यह एहसास होता है कि शायद उसे विद्रोहियों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह टहलने बाहर निकलती है और नदी में नहाते हुए डेविड को देख लेती है। शर्मिंदगी में वह तुरंत वापस टेंट में चली जाती है। अगले दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर आखिरकार उसे असली द स्मोक में ले जाया जाता है। वहां वह देखती है कि प्रकृति के बीच पूरी एक कम्युनिटी अपनी जिंदगी जी रही है। टैली को लगता है कि यहाँ की जिंदगी शहर से ज्यादा कठिन है, लेकिन उसे यह भी महसूस होता है कि खुद उगाया हुआ खाना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वहां बूढ़ों को भी काम करना पड़ता है। पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं था और लोग चीजें आपस में बांटकर जीते थे। सबसे खास बात यह थी कि वहां मौजूद हर इंसान अपनी मर्जी से वहां था। पुराने रेलवे ट्रैक्स को पिघलाकर औजार बनाए जाते थे, लेकिन हथियार नहीं, क्योंकि द स्मोक वाले खुद को शांतिप्रिय मानते थे। एक दोपहर टैली को एक अजीब सा दरवाजा दिखाई देता है। वह उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रॉय उसे पकड़ लेता है और वहां से जाने को कहता है। धीरे धीरे टैली द स्मोक की जिंदगी में घुलने लगती है। वह रेलवे ट्रैक्स पर काम करने में मदद करती है, पहली बार तीखा खाना खाती है और रात को आग के आसपास होने वाले डांस में भी शामिल होती है। कुछ समय बाद डेविड उसे शिकार वाली क्रॉसबो चलाना सिखाता है। शुरुआत में टैली कई बार निशाना चूकती है, लेकिन आखिरकार वह टारगेट पर तीर मार ही देती है। वापस लौटते समय डेविड बताता है कि उसने कभी शहर देखा ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म जंगल में हुआ था और वह अपने परिवार के साथ वहीं बड़ा हुआ। यह सुनकर टैली हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ बिताया समय तक मुश्किल से याद था। फिर डेविड उसे अपने हाथों से बने ग्लव्स गिफ्ट करता है। उसी वक्त ऑर्किड्स जलाने गए लोगों में से एक घायल हालत में लौटता है और बताता है कि स्काउट्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वह यह भी कहता है कि ये नए स्काउट्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। बाद में शाय टैली के हाथों में ग्लव्स देखकर मुस्कुराती है। वह बताती है कि दी स्मोक में हर चीज की खास कीमत होती है, और चूंकि डेविड ने खुद ये ग्लव्स बनाए हैं, इसका मतलब साफ है कि वह टैली को पसंद करता है। शाय मजाक में कहती है कि टैली को अब फैसला कर लेना चाहिए और दोनों के दिलों से खेलना बंद करना चाहिए। अगली बार जब टैली डेविड के साथ घूमने निकलती है, तो वह शहर को खत्म करने वाले हथियार की अफवाह का जिक्र करती है। तब डेविड उसे कैंप से दूर एक पुराने घर में ले जाता है। वहां टैली की मुलाकात डेविड के माता पिता एज और मैडी से होती है। वही लोग थे जो सारी किताबों की रक्षा कर रहे थे। वे पहले सरकार के लिए कॉस्मेटिक सर्जन थे, लेकिन कुछ अजीब टेस्ट देखकर उन्हें शक हुआ, इसलिए उन्होंने जांच शुरू की। तभी उन्हें पता चला कि प्रिटी बनने वाली सर्जरी सिर्फ चेहरे और शरीर को बदलने के लिए नहीं थी। असली मकसद लोगों के दिमाग को बदलना था। सर्जरी के बाद लोग नकली खुशी में जीते थे, लेकिन असल में उनका दिमाग सुस्त और कमजोर बना दिया जाता था, ताकि सरकार आसानी से उन पर नियंत्रण रख सके। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन से कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन यह सच दुनिया से छिपाया गया। जब केबल को पता चला कि एज और मैडी सच जान चुके हैं, तो उसने उनकी सारी रिसर्च चुरा ली। वहीं सरकार के लिए काम करने वाले डॉक्टरों को एक खास इलाज दिया जाता था, ताकि वे साफ दिमाग से काम कर सकें। इसी वजह से डेविड के माता पिता शहर छोड़कर जंगल में रहने लगे और उन्होंने प्राकृतिक तरीके से बूढ़ा होना चुना। वे सालों से उस इलाज को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक सिंथेटिक कंपोनेंट की कमी की वजह से उनके पास सिर्फ बेस सीरम था। यही वो हथियार था जिससे शहर की सच्चाई उजागर हो सकती थी। मीटिंग खत्म होने के बाद टैली अपना नेकलेस आग में फेंक देती है। उसने अब दी स्मोक के साथ रहने का फैसला कर लिया था। वह डेविड को यह भी बताने की कोशिश करती है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन डेविड कहता है कि अब वह नई इंसान बन चुकी है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन आग में पड़ा नेकलेस अचानक चमक उठता है। अगली सुबह शहर के एयरक्राफ्ट दी स्मोक पर हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज के बीच हर तरफ भगदड़ मच जाती है। स्काउट्स भागते हुए लोगों का पीछा करते हैं, लेकिन रास्ते में लगाए गए जाल, जैसे जालियां और भारी लकड़ियां, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। फिर भी वे इतने तेज और ताकतवर थे कि ज्यादातर जाल बेकार साबित होते हैं। जल्द ही वे एक एक करके सभी विद्रोहियों को पकड़ने लगते हैं, जिनमें शाय भी शामिल थी। टैली और डेविड छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं।
डेविड सबकी मदद के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन टैली उसे रोक लेती है क्योंकि उन स्काउट्स के सामने उसका टिकना मुश्किल था। दोनों चुपके से उस जगह पहुंचते हैं जहां सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया था। वहां टैली का दिल टूट जाता है जब वह देखती है कि पेरिस अब उन्हीं स्काउट्स में शामिल हो चुका था। उसी समय एज और मैडी को भी पकड़ लिया जाता है। तभी केबल वहां पहुंचती है और डेविड का ठिकाना पूछती है। दोनों कुछ नहीं बताते, इसलिए केबल पेरिस को एज को मारने का आदेश देती है। डेविड और टैली उन्हें रोकने दौड़ते हैं, लेकिन वे देर कर चुके थे। इसके बाद केबल सबके सामने सच बता देती है कि टैली उसी के लिए काम कर रही थी। यह सुनकर दी स्मोक के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में मैडी चुपके से सीरम डेविड की जेब में डाल देती है। जब केबल घोषणा करती है कि अब सबको जबरदस्ती सर्जरी दी जाएगी, तभी टैली सप्लाई शैक में जाकर आग लगा देती है। वह एक क्रॉसबो उठाती है और खिड़की से भाग निकलती है। तभी आग के कारण बड़ा धमाका होता है, जो एक स्काउट को पीछे उड़ा देता है और डेविड को भागने का मौका मिल जाता है। एक स्काउट डेविड के पीछे दौड़ता है, लेकिन टैली तीर चलाकर उसे रोक देती है। पेरिस भी पीछा करना चाहता था, मगर केबल वापसी का आदेश दे देती है। कुछ स्काउट्स मैडी की रिसर्च नष्ट कर देते हैं और पूरे इलाके में आग लगा देते हैं, जबकि बाकी लोग कैदियों को एयरक्राफ्ट में भरकर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद डेविड बची हुई चीजें इकट्ठा करता है ताकि रेस्क्यू मिशन शुरू किया जा सके। टैली उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन डेविड गुस्से में उस पर चाकू तान देता है। वह खुद को मुश्किल से रोक पाता है। टैली कहती है कि वह बाकी लोगों को बचाना चाहती है। डेविड जवाब देता है कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन टैली समझाती है कि शहर को सिर्फ वही जानती है, इसलिए उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। कुछ समय बाद दोनों शहर पहुंचते हैं। टैली उन छात्रों से मिलती है जिन्होंने शाय की किताब पढ़ी थी। वह उन्हें डेविड से मिलवाकर साबित करती है कि द स्मोक सच में मौजूद है। फिर वह उनसे एक इंटरफेस रिंग उधार लेती है और कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इकट्ठा करें ताकि शहर में ध्यान भटकाया जा सके। जल्द ही कई किशोर अपने होवरबोर्ड से आसमान में द स्मोक लाइव्स लिख देते हैं। इसी दौरान डेविड और टैली क्लिनिक के एयरक्राफ्ट टनल में घुस जाते हैं और बंजी वेस्ट की मदद से सुरक्षित अंदर उतरते हैं। दोनों चुपके से आगे बढ़ते हैं। टैली रिंग से एक लॉक हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोई साधारण किचन नहीं था और लॉक नहीं खुलता। तभी दरवाजा खुलता है और एक प्रिटी उन्हें देख लेता है। डेविड तुरंत उससे लड़ने लगता है। कुछ वार के बाद वह उसे काबू में कर दीवार से टिका देता है, जबकि टैली उसकी रिंग निकाल लेती है। फिर डेविड उसे बाहर फेंक देता है और टैली दरवाजा लॉक कर देती है। अलार्म बजने लगते हैं। दोनों आखिरकार कैदियों तक पहुंचते हैं और रिंग की मदद से सबको आजाद कर देते हैं। तभी टैली को एहसास होता है कि शाय वहां नहीं है। क्रॉय बताता है कि उसकी सर्जरी पहले ही हो चुकी है। बाकी लोग भाग निकलते हैं, लेकिन टैली, डेविड और मैडी शाय को ढूंढने लैब तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे टूट जाते हैं, क्योंकि शाय अब पूरी तरह प्रिटी बन चुकी थी। टैली रोते हुए उससे माफी मांगती है, लेकिन शाय मुस्कुराकर कहती है कि उसे यह जिंदगी बहुत पसंद है। उसी वक्त केबल और पेरिस वहां पहुंच जाते हैं और तीनों को जबरदस्ती सर्जरी मशीनों में डाल दिया जाता है। प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही मशीनें काम करने वाली होती हैं, बाहर दी स्मोक का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। क्रॉय फ्लेमथ्रोवर से हमला शुरू कर देता है। केबल और पेरिस को पीछे हटना पड़ता है। मशीनें खराब हो जाती हैं और सर्जरी रुक जाती है। टैली तुरंत शाय को पकड़कर बाहर निकालती है, जबकि मैडी जरूरी कंपोनेंट उठा लेती है। पूरा ग्रुप छत की तरफ भागता है, जहां पेरिस उनका रास्ता रोक लेता है। टैली उसे पुराने निकनेम्स से बुलाकर समझाने की कोशिश करती है। तभी उसे दिखता है कि कांच के टुकड़े से पेरिस के हाथ पर उनका पुराना निशान दोबारा बन गया था। कुछ पल के लिए पेरिस शांत हो जाता है और टैली के चेहरे को छूता है, लेकिन डेविड इसे हमला समझ लेता है और उस पर टूट पड़ता है। पेरिस बेहद ताकतवर था और डेविड को बुरी तरह पीटने लगता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी टैली होवरबोर्ड की मदद से तेजी से आकर पेरिस से टकरा जाती है। पेरिस छत के किनारे से नीचे गिरने लगता है। कुछ सेकंड तक वह किनारे को पकड़कर टंगा रहता है। गिरने से पहले वह टैली को उसके पुराने निकनेम से बुलाता है और फिर नीचे बहते झरने में गिर जाता है। इसके बाद पूरा ग्रुप होवरबोर्ड्स पर भाग निकलता है। रास्ते में वे देखते हैं कि बाकी किशोर ड्रोन को आपस में टकराकर क्रैश करवा रहे थे। सब लोग पुराने खंडहर शहर में छिप जाते हैं। वहां मैडी डेविड की जेब से सीरम निकालकर इलाज पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या दिमाग पर बुरा असर डालेगा। शायद यह इलाज लेने से मना कर देती है और मैडी भी किसी पर इसे जबरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तब टैली खुद आगे आती है। वह कहती है कि वही टेस्ट सब्जेक्ट बनेगी। उसकी योजना थी कि वह खुद को पकड़वाएगी, सर्जरी करवाएगी और फिर इलाज आजमाएगी। अगर इलाज सफल हुआ तो वह कोई संकेत छोड़ेगी ताकि बाकी लोग समझ सकें कि उम्मीद अभी बाकी है। तभी केबल और एयरक्राफ्ट करीब आने लगते हैं। आखिरी बार सबको अलविदा कहने के बाद बाकी लोग भाग जाते हैं, जबकि टैली खुद को स्काउट्स के हवाले कर देती है। कुछ समय बाद टैली एक परफेक्ट प्रिटी बन चुकी थी और शानदार अपार्टमेंट में रह रही थी। वह सबके सामने कहती है कि उसे यह जिंदगी बहुत पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर बना पुराना निशान बता रहा था कि अंदर से वह अब भी वही टैली है
और शहर के बीच छिपी हुई एक जासूस बन चुकी है।